क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आर्थिक समीक्षा देखेंगे 2024 और 25। इसकी क्या क्या विशेषताएं है इसको हम लोग जानेंगे। आर्थिक समीक्षा याद रखिएगा हमेशा जो है बजट से एक जो है पहले का होता है। जैसे अभी जो बजट कल पेश होगा वो 2025 और 2026 का पेश होगा। तो आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट से एक साल पहले की होती है। तो जो हमने अचीव किया है एक साल में उसका एक ये समीक्षा दी गई है, एक रिव्यू किया गया है कि हमने क्या क्या एक साल में अचीव किया है, 2024 और 25 में हमने क्या पाया है और जो है हमें कहाँ तक अभी आगे बढ़ना है, उसी चीज़ को ये बताया गया है। और बजट जो है और आर्थिक समीक्षा दोनों वित्त मंत्री द्वारा ये संसद में पेश किया जाता है। सबसे पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है, उसके अगले दिन बजट पेश होता है। तो 31 जो है जनवरी को जो पेश हुआ है वो आर्थिक समीक्षा जो है पेश हुआ है। अब जो है 1 फरवरी को पेश किया होगा तो जो है बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बजट जो है कौन पेश करता है। तो बजट जो है दोनों सदनों में पेश होता है, आर्थिक समीक्षा भी दोनों सदनों में पेश होता है और ये वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और वित्त मंत्रालय ही इसको बनाता है, जिसमें सोर्स अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। तो जो जो सोर्स लिए जाते हैं अभी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से इसको देखना है, समझना है, क्योंकि यहाँ से 70 बीपीएससी में मेंस में और यूपीपीएससी 2024 के मेंस में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हमने क्या अचीव किया और आर्थिक समीक्षा के अनुसार हमने क्या क्या उसमें पाया है, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, चाहे वो ग्रामीण विकास के संदर्भ में हो, चाहे शहरीकरण संदर्भ में हो, चाहे सरकारी योजनाओं के संदर्भ में हो। इसीलिए हमें इनकी विशेषताओं को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमने कहाँ तक इसको अचीव किया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये आपका एक यहाँ पे लोगो जो दिया गया है, ये लोगो जो है कोणार्क सूर्य मंदिर का, जो उसमें चक्के बने होते हैं, जो उसमें जो चक्र बना हुआ है, आपका जो टायर बना हुआ है एक तरह से जो रथ का है, ये उसी चीज़ को यहाँ पर सिंबल में दिखाया गया है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आर्थिक समीक्षा जो ये बजट बनाया गया है, आर्थिक समीक्षा जो ये बनाई गई है, आर्थिक समीक्षा जो है आप यहाँ दे सकते हैं, ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, लेकिन इसको बनाने में मुख्य भूमिका किसने निभाई है, बी अनंत नागेश्वरन ने निभाई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है आर्थिक समीक्षा किसके निर्देशन में पेश बनाई गई है। तो याद रखना बी अनंत नागेश्वरन के जो है निर्देशन बनाया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आपको ये भी इनको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक समीक्षा में कितने जो है टॉपिक हैं इस बार। तो आर्थिक समीक्षा में कुल 13 टॉपिक हैं। ठीक है, जो ये आप देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास जो हुआ इसके संबंध में है, बाह्य क्षेत्र एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना ये दिया गया है, कीमतों और मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव को समझना ये इसमें चैप्टर दिया गया है। इसके बाद जो है आपका मध्यम अवधि का परिदृश्य क्या है, गैर जो है विनियामक से विकास को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, निवेश और अवसंरचना जो है ये क्या है, उद्योग इसमें हमने क्या अचीव किया है, सेवा क्षेत्र में हमने क्या अचीव किया और क्या नई चुनौतियां हमारे सामने आके खड़ी हुई हैं, हमें यह देखना है। इसके अलावा कृषि और खाद्य प्रबंधन में ये हमें देखना है कि इसमें हमने क्या अचीव किया है और भविष्य का क्षेत्र क्या होगा, ये हमें जानना है। जलवायु और पर्यावरण ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आते हैं, चाहे प्री हो और चाहे मेंस का हो। अनुकूलन की जो है अनिवार्यता है, तो जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि भारत सरकार ने क्या अचीव किया है। तो ये जो है इसमें बताया गया कि हमने एक साल में क्या किया है और कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र है, जो है पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या काम किया गया है, कौन कौन सी योजनाएं कहाँ तक पहुंची हैं ये बताया गया है। रोजगार और कौशल विकास ये बताया गया है। और इसमें एक 13वां चैप्टर इस बार नया जोड़ा गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई युग में जो है श्रम व्यवस्था संकट है या वह उत्प्रेरक है, इसके संदर्भ में बात की गई है। तो आर्थिक जो है समीक्षा में इस बार एक नया जो है सब्जेक्ट जोड़ा गया, जो है किसका जोड़ा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा क्वेश्चन जा सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट इस बार नया जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। ठीक है, तो पुनः तेज गति की ओर जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसको हमें यहाँ पे अच्छे से समझने की जरूरत है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत तो ना होने पाए। अब ये बहुत सारे इसमें डाटा दिए गए, लेकिन हमें क्या इसमें समझना है, हमें ये देखना है। यहाँ पे दिया है वर्ल्ड के बारे में दिया गया पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में जो है अगर देखा जाए तो विकास की क्या संभावना रही है, तो 3.3, इसके बाद 3.2 और फिर 3.3। तो 2023 में 3.3,
2024 में 3.2 और 2025 में 3.3 पूरे वर्ल्ड की जो है विकास की संभावना थी। लेकिन अगर हम कहा जाए AES का मतलब होता है उन्नत अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है अगर देखा जाए तो 1.9, तो भारत इसमें भी आता है। और आपका यहाँ दिया है EMDES, इसका मतलब होता है उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, इसका मतलब होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 4.2 का जो है विकास की संभावना 2025 में ये बताई गई है, जबकि 2024 में 4.2 है और 2023 में 4.4 है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो है विकास की संभावनाएं जो है कहाँ पर पहुँच रही हैं। तो ये पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। तो हर चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें बता देंगे। इसमें मेन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं उसमें बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से बताया गया, तो हमें वो भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात हम लोग दूसरे चैप्टर करते हैं। तो मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास क्या है, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। तो लिखा है बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो जो बैंकों की परिसंपत्तियां होती हैं, जो बैंकों का जो अपना जमा होता है, पूंजी होती है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो कैसे सुधार हुआ है उसको एक डाटा के माध्यम से यहाँ पे समझाने का बताया गया है, प्रयास किया गया है। लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में गिरावट आई है। गैर निष्पादित संपत्तियों मतलब होता है कि जो लोग बैंक से पैसा लोन ले लेते हैं और चुकाते नहीं हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो मार्च 2 जो है क्या कहते हैं, मार्च 21 में अगर देखा जाए तो 7.3% था, लेकिन सितंबर 2024 में अगर देखा जाए तो 2.6% हो गया है। तो काफ़ी गिरावट आई है परिसंपत्तियों में। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने लोन लिया था उसकी वसूली हुई है, ठीक है, तो वो पैसा रिकवर हुआ है, ठीक है। और जो रिकवर हुआ है उसको लिखा है सुधार जो हुआ है उसमें परिसंपत्तियों में जो रिटर्न में वृद्धि हुई है तो 1.4 हो गया है, जो कितना था, तो मार्च 2021 में जो है 0.7% से कितना हो गया है, 1.4% हो गया है। तो लगातार सुधार हो रहा है बैंकिंग क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के मामले में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ लिखा है आपका, ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि पूंजी बाजार का प्रदर्शन। तो पूंजी बाजार का क्या प्रदर्शन हमारे जो है उसमें है, तो पूंजी बाजारों में विकास कैसे हुआ है और क्या प्रदर्शन किया है गया है। तो यहाँ लिखा है, पहला पॉइंट है अप्रैल दिसंबर 2024 के जो है दौरान प्राथमिक बाजारों से जो है 11.1 लाख करोड़ जुटाए गए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2024 में जुटाए गए राशि से 5% अधिक है। तो प्राथमिक बाजारों से जो है कितना पैसा जुटाया गया है, 11.1 लाख करोड़ रुपया। तो ये अचीव हुआ है, ये हमें जो है बताया गया है कि हमारे आर्थिक जो आपका पूंजी बाजार है उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। दूसरा है आपका है अप्रैल दिसंबर 2024 में जो अगर देखा जाए आईपीओ की संख्या कितनी हो गई है, 259 हो गई है, जो पहले कितना थी, तो 196 थी, 196 से लेकर जो है कितना हो गया है, 259 हो गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उनमें जो है अगर देखा जाए कितना करोड़ की वृद्धि हुई है, तो देखा जाए वहाँ पे आप देख सकते हैं 53,000 जो है 23 करोड़ रुपए से 3 गुना बढ़ करके 1,53,900 जो है 87 करोड़ रुपए की जो है अचीवमेंट हुआ है, ये आपका पूंजी बाजार में। इसके बाद दिसंबर 2024 में अंत में भारत का जो है बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात जो है 136% रहा है, जो अन्य जो है देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक है। इसके अलावा दिसंबर 2024 के अंत तक जो है डीमैट खातों की संख्या जो है साल दर साल आधार पर 33% से बढ़ करके अगर देखा जाए तो जो है 18.5 करोड़ हो गया है। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। पूंजी बाजार का प्रदर्शन विशिष्ट म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या अगर देखा जाए तो 2011 में जो है 2.9 करोड़ से दूना होकर के कितना हो गया है, 5.6% हो गया है, 6 करोड़ हो गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले जो है वर्षों में मासिक औसत सकल जो है SIP प्रवाह जो दुगना होकर के कितना हो गया है, तो 2000 अगर देखा जाए तो दिसंबर जो है कितना हो गया है, 0.23 लाख जो है हो गया है, करोड़ हो गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूंजी बाजार में क्या प्रदर्शन किया है, ये चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं लिखा है आपका कि ग्रामीण वित्तीय संस्थानों ने जो है वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ग्रामीण जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे नाबार्ड हो गया या जो है आपका देखा जाए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, तो उन्होंने क्या अचीव किया है किसमें, वित्तीय समावेशन में। ये क्वेश्चन मेंस में सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो 70 BPSC हो और चाहे आपका जो है UPPSC 2024 हो, चाहे UPSC हो, यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि जो है जो
हमारा देश है उसके समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचा देना। तो उस बैंकिंग सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचाने में SC ST OBC महिलाओं के संदर्भ में अगर देखा जाए तो समाज के जो सबसे गरीब व्यक्ति है वहां तक वित्तीय समावेशन पहुंचाने में ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं क्या भूमिका निभाई हैं, उस चीज को यहाँ पर बताया गया। तो ये क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, तो आपको इन डाटों को वहां पर लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है वित्तीय समावेशन पर सरकार का विशेष महत्व है। RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक में मार्च 2021 में 53.9 से सुधार होकर के कितना हो गया है, 64.2 का सुधार हो गया है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है, RBI जारी करती है। क्वेश्चन हमको यहां से भी मिल गया। ठीक है, आगे लिखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन क्या रहा है। तो 700 जिलों में अगर देखा जाए तो 22,000 जो है अगर देखा जाए तो 69 शाखाएं खोली गई हैं। 26 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। सभी शाखाओं में 14% हिस्सा सभी बैंकों का है। ग्रामीण शाखाओं में जो 30% हिस्सा सभी बैंकों का है और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 92% शाखाएं खोली गई हैं। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में, जो बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में जो है ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन में इसमें आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से हमें याद रखना है, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितना पैसा इसमें जमा भी हुआ है। तो 6.6 लाख करोड़ जिसमें राशि जमा हुई है और 4.7 लाख करोड़ अग्रिम हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण जो है, जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या जो संस्थाएं हैं, ये क्या भूमिका निभा रही हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर तीसरा चैप्टर को देखे हैं, लिखा है तीसरा चैप्टर है बाह्य क्षेत्र FDI को व्यवस्थित रूप देना। तो FDI को व्यवस्थित रूप देने के लिए क्या काम किया गया है, पहले आगे लिखा है वैश्विक व्यापार गतिशीलता। अगर देखा जाए तो गतिशीलता में देखा जाए तो 2024 में हमें उछाल मिला है, काफी जो है तेजी से ग्रोथ हो रहा है, उसको दिखाया गया। तो अनिश्चितता देखा जाए तो विश्व व्यापार में अनिश्चितता बनी हुई है, उसमें भी भारत ने काफी ग्रोथ किया है, क्योंकि विश्व लेवल पर देखा जाए तो काफी गिरावट देखने को मिली है इस दौरान। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2025 के अगर देखा जाए तो पहले 9 महीनों में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात से अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 251 जो है हो गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पेट्रोलियम और जो आपका रत्न और आभूषण नहीं शामिल है। इसके बावजूद भी भारत का निर्यात तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा कि जो भारत सरकार का निर्यात है, ठीक है, तो निर्यात के लिए व्यापार करने में सुगमता के लिए क्या पहल की गई है। तो सुगमता के लिए मतलब उसको सरल बनाने के लिए क्या पहल की गई है, निर्यातकों के लिए जो है काम किया गया है। तो पहला है आपका लॉजिस्टिक्स केंद्रों का विकास और संरचना में बढ़ावा गया निवेश, ये पहला काम किया गया। अब यही क्वेश्चन मेंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही पॉइंट आपको वहां लिखना होगा। ठीक है, इसीलिए आर्थिक समीक्षा को बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है, या कोई बताए तो उसको हमें समझने की जरूरत होती है। तो निर्यातकों के लिए व्यापार में अगर देखा जाए तो सुगमता क्या क्या पहल की गई है। तो लॉजिस्टिक केंद्रों का विकास और अवसंरचना बढ़ावा दिया गया है। नीतिगत सुधार जिसमें आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार होना है। पेपरलेस ई बैंकिंग जो है शुरू किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है ट्रेड जो है कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोबाइल के माध्यम से जो है अलग अलग ऐप के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया कि निर्यातक अपने घर में बैठ करके चीज़ों को निर्यात करें मोबाइल ऐप के माध्यम से। ये 5 चीज़ें हैं जो व्यापारियों को जो है सरलता प्रदान कर रही हैं निर्यातकों को बढ़ाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना जरूरी है, अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। तो ये क्वेश्चन में इसमें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आगे लिखा है वैश्विक अस्थिरता के बीच विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो विश्व में अस्थिरता बनी हुई है, तो उससे विदेशी मुद्रा भंडार कितना है भारत का, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। आप देख सकते सितंबर 2024 में मुद्रा भंडार कितना हो गया था, 706 हो गया था, जो दिसंबर 2024 में घट करके 640 हो गया है। तो पूछा जा सकता है अधिकतम मुद्रा भंडार भारत का कितना हो गया है, उच्चतम कितना पहुंच गया, तो 706 पहुंच गया है। ये क्वेश्चन पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का मुद्रा जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना तक पहुंच गया है। तो ये अंक आपको याद रखना होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कीमतों और मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव को समझना। तो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो मुद्रास्फीति जो उतार चढ़ाव इसको आप यहाँ देख सकते हैं, दिखाया गया है। तो मुद्रास्फीति में जो उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में जो है क्या किया गया है, आगे इसमें बताया गया है। ठीक है,
यहाँ दे सकते हैं, लिखा है कि खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के प्रशासनिक उपाय। अब यही क्वेश्चन 70 बीपीएससी में हो और चाहे 2024 यूपीपीसीएस का पेपर हो चाहे यूपीएससी का हो, आपसे क्वेश्चन साफ साफ क्वेश्चन रहेगा कि खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के प्रशासनिक उपाय क्या किए गए हैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो आपको इन पॉइंट को लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को याद करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो खाद्य मुद्रास्फीति का मतलब ये हो गया, खाद्य का मतलब ये हो गया आपका जो भोजन, जो अनाज होता है, उसमें अगर लगातार कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं खाद्य मुद्रास्फीति। और खाद्य मुद्रास्फीति अगर देखा जाए तो उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, उसके लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, उसे हम प्रशासनिक उपाय कहते हैं। तो क्या उपाय किया गया है? नंबर 1, अनाज के मामले में गेहूं पर जो है स्टॉक सीमा की गई है। खुला बाजार बिक्री योजना गेहूं और चावल के लिए किया गया है। भारत ब्रांड के तहत बिक्री चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल का, तो भारत ब्रांड के नाम से आजकल अनाजों की बिक्री सरकार कर रही है, जिससे जो है खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए हमें इसको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा दालों में क्या किया जा रहा है, तो जो है शुल्क मुक्त आयात देसी चना, तुअर, उड़द, मसूर और पीली मटर में शुल्क मुक्त जो है अगर देखा जाए आयात तो किसमें किसमें किया गया ये भी बताया गया है। और स्टॉक सीमा जो है तुर और देसी में, तो स्टॉक सीमा को बढ़ाया गया है कि जिससे जो है आपका ये कंट्रोल किया जा सके। सब्जियों में प्याज और टमाटर की सब्सिडी प्राप्त बिक्री और प्याज का स्टॉक भंडार इसके मामले में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें याद रखना होगा कि खाद्य जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार या प्रशासनिक उपाय क्या क्या किए गए हैं, यही क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगर देखते हैं तो अगला चैप्टर है, 5वां चैप्टर है मध्यम अवधि का परिदृश्य, गैर निष्पादन से विकास को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या किया गया है, लिखा है विकास के घरेलू उत्प्रेरकों को गति प्रदान करना और व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक स्वतंत्रता देना। तो लिखा है व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा, आंतरिक विश्वास उत्प्रेरकों को जो है बढ़ावा देने पर साधन और जो है लक्ष्य दोनों को काम किया गया है। गैर विनिमय से निवेश दक्षता बढ़ेगी और व्यक्तियों और जो है उद्यमियों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता मिलती रहेगी। इसके लिए जो है विकास के घरेलू उत्प्रेरक पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता की गई है। और भू आर्थिक जो है विखंडन वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में ये बताया गया। तो ये भी क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला चैप्टर है आपका निवेश और अवसंरचना जो है अनवरत रहे। तो निवेश और अवसंरचना में क्या किया गया है, तो भौतिक कनेक्टिविटी में जगह देखा जाए, रेलवे को देखा जाए तो 2018-22 के बीच में 2 वंदे भारत ट्रेनें थी। ठीक है, वंदे भारत ट्रेनों की संख्या और कोचों का विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है। और 2000 आपका अगर जो 25 में अक्टूबर देखा जाए तो 68 जो है इस समय वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। और इस समय कोच कितने हो गए हैं, तो 900 कोच हो चुके हैं, जबकि 32 कोच थे 2018 से 22 के बीच में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, जो निवेश है और अवसंरचनाओं हैं उनको मजबूत करने का प्रयास किया जाए, जिससे कनेक्टिविटी को काफ़ी बढ़ाया जा सके। इसे हम कहते हैं भौतिक कनेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो आपका बंदरगाह है उनका टर्नओवर अगर देखा जाए तो देखना टर्नओवर में समय में कमी हुई है। पहले ज़्यादा समय लगता था, अब समय में अगर देखा जाए तो काफ़ी कमी हो रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर देखा जाए तो याद रखना हमारे यहाँ एयरपोर्ट जो है वो 88 हो चुके हैं। और याद रखना इंटरनेशनल कितने हो चुके हैं, तो इंटरनेशनल एयर जो है अगर देखा जाए उड़ानों की देखा जाए तो उस मामले में भी काफ़ी जो है प्रगति हुई है। ठीक है, तो याद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि जो है परिचालन हवाई अड्डे और मार्ग, तो जो है 619 और मार्ग बना दिए गए अंतर्राष्ट्रीय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना ये सब जो है भौतिक अवसंरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा और उसका बढ़ता निर्भरता अगर देखा जाए तो भी तेजी से बढ़ रही है। तो कितना हो चुका है, तो जो है 52.9% लगभग हो चुका है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो है दिसंबर जो है 2025 तक का ये रिपोर्ट इसमें दी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर कहा जाए डिजिटल कनेक्टिविटी अगर भारत में देखा जाए तो इस समय वर्तमान में हाई स्पीड जो है जो देखा जाए ब्रॉडबैंड अगर देखा जाए तो लगभग 12% हो चुका है। ठीक है, तो तेज़ी से हमारा जो है भारत नेट प्रोग्रेस कर रहा है, इस मामले को यहाँ पे दिखाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे लिखा है ग्रामीण अवसंरचना। अब ग्रामीण अवसंरचना में अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सुरक्षित पाइप पेयजल पर तक पहुंच कौन कौन किया है, तो याद रखना इसको हम कहते हैं JJM के अंतर्गत पूर्ण कवरेज प्राप्त करने वाले राज्य कौन है। ये क्वेश्चन मेंस में और पीटी में दोनों जगह क्वेश्चन आ सकता है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो 100% जो है इस मिशन को पूरा किसने किया है, तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम। तो 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसको काफ़ी तेजी से अचीव कर लिया और 100% के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी क्वेश्चन डाटाबेस है, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो शहरी अवसंरचनाओं की अगर देखा जाए तो शहरी अवसंरचनाओं में हमने क्या क्या अचीव किया है, तो यहाँ देखो लिखा भी है कि शहरी संरचनाओं में क्या क्या है, तो विभिन्न पहलों के अंतर्गत प्रगति क्या हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में तो 25 नवंबर 2024 तक 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, ठीक है। ये समीक्षा में पाया गया है, ठीक है। आगे देखा जाए तो शहरी परिवहन में देखा जाए तो मेट्रो रेल प्रणाली वर्तमान में 23 शहरों में जो है कितना, तो याद रखना 1010 किलोमीटर परिचालन जो है में है, अतिरिक्त 980 किलोमीटर जो है निर्माणाधीन में काम हो रहा है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अगर देखा जाए तो नल जल कवरेज 70% तक बढ़ा हुआ है और सीवेज जो है कवरेज जो है 62% तक बढ़ गया है। तो सीवेज को जो है कैसा बनाया जा रहा है, मॉडर्न बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन अगर देखा जाए तो 13 जनवरी 2025 तक जो है अगर देखा जाए बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। तो 13 जनवरी 2025 तक देखा जाए तो 93% परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। तो ये अचीवमेंट हुआ है किसके लिए, तो शहरी विकास के लिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है सेवाएं जो है दिग्गजों के समक्ष क्या चुनौतियां आती हैं, हमें इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी। तो जो है अगर वैश्विक सेवा निर्यात को देखा जाए तो याद रखना 2023 में कितना हो चुका है, 4.3% हो चुका है, ठीक है। जबकि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ते रुझान को देखा जाए तो अलग अलग जो है ईयर में कैसे जो है तेजी से बढ़ रहा है। तो लगभग जो अगर यहाँ देखा जाए तो लगभग 55 जो है आपका % हो चुका है। तो ये सेवा क्षेत्र का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पे, ये उसको बताया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं सेवाओं के लिए चुनौतियां, अवसर और भविष्य की राह देखा जाए तो अपतटीय कार्य, अपतटीय मतलब जो आपका जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं उसको बताया गया है। तो लिखा है आपका ये नई चुनौतियां भी अवसर हैं और भविष्य की राह के अंतर्गत इस जो है चैप्टर में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि पारंपरिक जो है प्रशिक्षुता मॉडल को अपर्याप्त सक्षम पर्यवेक्षण, भाषा बाधाओं, सूचना अंतराल और देशों में विनियामक प्रावधानों के अंतर की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कुछ समस्याएं अब तटीय कार्यों में हो रही हैं, इनको जो है उन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अवसर क्या है सेवाकरण में, तो अंतर्निहित सेवाओं की बढ़ती मांग हो रही है। सेवाओं और विनिर्माण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जो है अपनाना हो रहा है, यह अवसर हो रहा है। और सेवाओं में वैश्विक व्यापार की जो है शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है, ये जो है अवसर हमारे लिए है। अब यहाँ देखा जा रहा है कि भविष्य की राह क्या है, तो नीतिगत समर्थन क्या है, डिजिटल क्रांति के परिणाम से लाभ उठाने के लिए उपयुक्त रूप से वैश्विक युक्त बनाना है। विकास में बाधा डालने वाली जमीनी स्तर की प्रक्रियाओं और विनिर्माण को में सुधार करना है। यह आपका जो है भविष्य की राह है जिसे आगे किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर है कृषि और खाद्य प्रबंधन भविष्य का क्षेत्र। तो कृषि और खाद्य प्रबंधन भविष्य का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है गैर संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी में गिरावट तेजी से आ रही है। तो जो आपका गैर संस्थागत मतलब जो महाजन द्वारा या साहूकार द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसे गैर संस्थागत ऋण कहते हैं। तो उसमें तेजी से क्या हो रही है, गिरावट आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखा जाए तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि हो रही है। तो 14.14% की वृद्धि हुई है। याद रखना छोटे और जो है सीमांत किसानों को ऋण देने में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देख सकते हैं लघु सिंचाई के अंतर्गत जो है कितनी वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं 2015 से और 2023 के बीच में देख सकते हैं लगभग देखा जाए तो 8,000 की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हेक्टेयर के मामले में देखा जा रहा है, ठीक है।
अब अगर आगे हम लोग देखते हैं तो लिखा है सधारणीय खेती को प्रोत्साहन देना प्रमुख उपाय क्या सरकार कर रही है। क्वेश्चन मेंस में 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस 2024 में आ सकता है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी आ सकता है कि धारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो पहला पॉइंट है आपका, देख सकते हैं, तो परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, 100% जो है, याद रखना, जो ये काम किया जा रहा है कि 100% जो है कृषि क्षेत्रों में कार्बन का उत्सर्जन ना होने पाए। दूसरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल, इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन शुरू किया गया है। तो ये काम किसके लिए है, तो याद रखना, सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें यहाँ पे जानना है, समझना है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 है जलवायु और पर्यावरण। ठीक है, अनुकूलन की अनिवार्यता क्या है, तो भारत के लिए चुनौतियां और प्राथमिकताएं क्या हैं। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट में दे दिया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं जलवायु और पर्यावरण के लिए और क्या प्राथमिकताएं। तो आप देख सकते हैं चुनौतियां दी गई हैं और यहाँ प्राथमिकताएं दी गई हैं। अब ये जो डायग्राम बनाया गया है, इसी चीज़ को अगर आप मेंस में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो लिखा है 2047 तक एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने और वर्ष 2070 तक निवल शुद्ध बनने के लिए उच्च आर्थिक विकास करना है, ये चुनौती है हमारे समझ। दूसरी क्या है, वित्तीय और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन अत्यंत अपर्याप्त है। अभी हमें जो वित्तीय स्तर पर और प्रौद्योगिकी स्तर पर हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ये चुनौती है, तो उसको समर्थन लेना भी है। भारत अपनी आवश्यकताओं को अधिकतर अपने स्वयं के बजटीय स्रोतों से पूरा करता है। 300 अरब अमेरिकी डॉलर का एक छोटा सा जो है हमें पैसा मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि चुनौतियां ये हैं कि हमें वित्तीय मदद कम मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमारे बजट से ही हम उसको पूरा करते हैं। तीसरा, किस मामले में, पर्यावरण के मामले में भी याद रखना, ठीक है, सब मामले में नहीं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा की सीमा को देखते हुए सभी के लिए रोजगार सृजन और किफायती ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निम्न कार्बन वाले विकास की राह का पालन करना है। ये भी अपने आप में क्या है, एक चुनौती है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, उसको रोजगार से जोड़ना है, यही क्वेश्चन मेंस में हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे सामने प्राथमिकताएं क्या है, सरकार क्या करना चाहती है आगे। तो जलवायु परिवर्तन की उच्च संवेदनशीलता को देखते हुए अनुकूलन को सबसे आगे रखना है। सुपर जो है क्रिटिकल, जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए माध्यम से अपनी अपरिहार्य जो है तटीय ऊर्जा को जो है उत्सर्जन तीव्रता को कम करना है। इसके अलावा मिशन LIFE के तहत परिकल्पित उपभोग और उत्पादन के व्यवहार के माध्यम से पर्यावरणीय धारणीयता में जो है ध्यान केंद्रित करना है, मतलब सतत विकास को बढ़ावा देना है, इस पे हमें ध्यान देना है। तो जलवायु परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो इसमें बताया जाता है आर्थिक समीक्षा में, मेंस में हमें वही सब लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत की जो है जो NDC की ओर प्रगति अगर कितनी हो रही है, तो नवीकरणीय ऊर्जा देखा जाए तो अब ये भी देखा जा सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा 2030 तक 50% के उदंत NDC लक्ष्य की तुलना में जो है क्या कहते हैं, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है, 46.8% हो गई है। अब याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बिजली उत्पादन होता है गैर जीवाश्म ईंधन, मतलब जो तापीय ऊर्जा है, भारत में कितना परसेंट हो गई है, तो 40 जो है आपका 6.8%, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो याद देख सकते हैं, लिखा भी है कोल से कितना कोल का उपयोग हो रहा है, किसमें, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली उत्पादन में, तो 46.20% का हो रहा है। ठीक है, आगे लिखा है वन क्या है। भारत के नवीनतम वन सर्वेक्षण 2024 के अनुसार वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 मिलियन टन जो है CO2 के जो है समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के NDC लक्ष्य के जो है मुकाबले 2005 और वर्ष 2023 के जो है के बीच 2.29 मिलियन टन जो है CO2 के जो है क्या करना है, कार्बन सिंक को बनाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आगे है, अगर देखा जाए, अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो हमारे यहाँ जो अगर देखा जाए ऊर्जा के मामले में, तो याद रखना सबका अलग अलग यहाँ दिया। सोलर का कितना दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो 20.60% है। विंड से कितना है एनर्जी, ये दिखा है 10.50% है। इसके बाद में जल ऊर्जा से कितना है, 10.30% है। अदर से कितना है, न्यूक्लियर से कितना है,
जो है 80% है। तो सबका परसेंटेज याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। गैस से कितना है, ठीक है, डीजल से कितना है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए हमें इसको याद करने की हमें जरूरत है, जो आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। आगे लिखा है जलवायु संबंधी पहल क्या की गई है। तो अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर भारत की जो है उपलब्धियों का श्रेय जो है किसको दिया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं, नीतियों, वित्तीय प्रोत्साहन और विनियामक उपायों को किया गया है। तो लिखा है सामूहिक कार्यवाही शक्ति क्या की गई है। तो लिखा है पर्यावरण के लिए जीवन शैली और पर्यावरण के लिए सामूहिक कार्यवाही की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाएगा, ये उसके बारे में ये बताया गया है। तो सामूहिक कार्य शक्तियाँ क्या क्या हैं, हमें सामूहिक रूप से क्या काम करना है। तो पहला लिखा है वैश्विक आबादी का 13% जीवन शैली परिवर्तन कार्बन उत्सर्जन को 20% तक कम कर सकता है अगर हम सामूहिक रूप से काम करें तब। थाली में परोसे गए भोजन को पूर्ण रूप से उपभोग करने के से प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 90 किलोग्राम वार्षिक भोजन की बर्बादी से बचा जा सकता है अगर हम सामूहिक रूप से काम करें तो याद रखना, हम 90 किलोग्राम वार्षिक भोजन को जो बर्बाद करते हैं वो हम उसे रोक सकते हैं, एक व्यक्ति करता है। दूसरा जो है कारपूल भारत में प्रतिदिन जगह देखा जाए तो 7,80,000 सवारी करने से 380 मिलियन लीटर ईंधन की बचत कम कर सकता है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। 1 टन समाचार पत्र के पुनर्चक्रण से 25,000 लीटर पानी की बर्बादी से बचा जा सकता है, ये भी हम कर सकते हैं सामूहिक कार्यवाही के द्वारा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें इसको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अगला चैप्टर है सामाजिक क्षेत्र पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को जो है आपका प्रोत्साहन करना है। इसमें हमें क्या क्या करना है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं आज जो है आजीवन पढ़ने के लिए मजबूत नींव का निर्माण। तो लिखा है विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार क्या क्या हुआ है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा। तो बालिका जो आपका देखा जाए टॉयलेट देखा जाए तो कितना पहुंच हो चुका है, 100% में देखा जाए तो 97.2% लगभग बालिकाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए जो स्कूल में पढ़ती हैं उनके लिए जो है आपका टॉयलेट बना दिया गया है। बालकों के लिए कितना है तो 95.7% है। हाथ धोने की सुविधा कितनी उपलब्ध करा दी गई है, खासकर कहाँ पर, विद्यालयों की बात हो रही है। बुनियादी सुविधाओं को क्या क्या दिया गया है तो जो है 94 लगभग हो गया है। पुस्तकालय कितना बना दिए गए हैं, जो आपका लाइब्रेरी है लगभग 100% में 89% लाइब्रेरी बन चुकी हैं। विद्युतीकरण कैसे हुआ है स्कूलों का अगर देखा जाए तो विद्युतीकरण भी लगभग 91% हो चुका है, लगभग 92%। एक वर्ष में स्कूल में चिकित्सा जांच कितनी की गई है, 75.2%। कंप्यूटर कितना दिया गया है, 57.2%, काफ़ी भी इसमें सुधार करने की जरूरत है। इंटरनेट स्कूलों में कितना पहुंचा दिया गया है तो 53.9% जो है इंटरनेट पहुंचा दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बेहतर शिक्षा के लिए जो है बिल्डिंग जो है ब्लॉक अगर देखा जाए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक जो अगर देखा जाए तो सहकर्मी जो है नल्ली कल्ली कन्नड़ में आनंदपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा का प्रेरणा मॉडल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका दूसरा है आपका सामाजिक और भावनात्मक जो है अधिगम। इसमें क्या किया गया है, निपुण भारत योजना शुरू की गई है। सीई लॉन्गिंग इंडिया शुरू किया, जीवन के अनुकूल कौशल इसको शुरू किया गया है। जीवन कौशल क्या है तो जीवन कौशल रूपरेखा, टिम टिम तारे पहल और पीएमई विद्यालय चैनल शुरू किया गया है, किसके लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, अब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा मेंस में, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें आर्थिक समीक्षा को कोट करना पड़ेगा। आगे लिखा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना अगर करना हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मेंस में अगर आ जाए तो आपको मेंस में इसी चीज को लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से दिया गया। तो क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है के तहत इतनी सड़कें पूरी हो चुकी हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहला क्या है, सड़कों का निर्माण। तो सड़कों के निर्माण में हमने काफ़ी अचीवमेंट किया है। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में 2.69 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो 12.2 करोड़ घरों को नल के जरिए जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा देखा जाए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग 11.8 करोड़ जो है टॉयलेट बना दिए गए हैं, जबकि सामुदायिक स्तर पर देखा जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी 2.51 लाख हो गए हैं। मिशन अमृत सरोवर देखा जाए तो लगभग कितने तालाबों का निर्माण किया गया है मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत, तो 68 जो है 1000
843 जो है तालाबों का निर्माण अभी तक किया गया भारत में। किस योजना के तहत? अमृत मिशन, अमृत सरोवर के तहत। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो उप केंद्र कितने बनाए गए हैं, कितने किलोमीटर के इर्द गिर्द हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य कितने किलोमीटर के हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य कितने किलोमीटर के अंतर्गत हैं, तो ये भी जो है यहाँ पर दे दिया गया है। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना की अगर देखा जाए तो सांसदों द्वारा गोद लिए गए 3,361 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, ये मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही डायग्राम बना करके वहाँ लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए सबके लिए स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो सबके लिए स्वास्थ्य में क्या किया गया है? तो किफ़ायती औषधि और टीकाकरण क्या किया गया है? 14,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर कितना हो गया है? 93.5%। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत देखा जाए तो 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इसके अलावा जो है 1,75,560 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए हैं, जिसमें से 370 करोड़ से अधिक लोग आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिजिटल रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी सुधार हुआ है, इस चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत सी चीज़ें इसमें जो की गई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ई संजीवनी के अंतर्गत अगर देखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन ई संजीवनी के अंतर्गत 31.19 करोड़ रोगियों सेवा से लाभान्वित हुए हैं। ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐप के माध्यम से 72.81 करोड़ जो है ABHE पहचान पत्र बनाए गए हैं। EWIN के अधीन 1.7 करोड़ गर्भवती महिलाओं को और 5.4 करोड़ बच्चों पर नजर रखी गई है, जिनमें 26.4 करोड़ टीके की खुराक निगरानी की गई है। तो ये सब अचीवमेंट हुआ है किसके अंतर्गत? 1 साल के अंतर्गत इसी चीज को ये बताया गया है। ठीक है, आगे अगला 12वां चैप्टर है रोजगार और कौशल विकास अस्तित्वगत प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि महिला जो है श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो महिला श्रम भागीदारी में जो वृद्धि हुई है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कितना वृद्धि हुई है ये भी पूछा जाता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप देख सकते हैं। आप देखिए पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2017-18 का रिपोर्ट है, ये 2023-24 की रिपोर्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं महिला श्रम की भागीदारी अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों का हम उदाहरण देखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो पहले 9 था, आज 25 महिलाएं भागीदारी कर रही हैं 100% में। बिहार में 3 था, खतरनाक स्थिति में बिहार था, आज यहाँ पे 20 हो चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 23 था तो आज यहाँ 39 हो चुका है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर देखा जाए 14 था तो यहाँ 36 हो चुका है। 40 था जो है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे कितना हो? 56 हो चुका है। यहाँ पे जो है लद्दाख का कोई डाटा नहीं था तो लद्दाख में 44 हो चुका है। ठीक है, तो सबकी श्रम भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को इस रिपोर्ट में बताया गया है, इसको भी आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश खास करके बिहार की श्रम भागीदारी कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रम भागीदारी बल भागीदारी को अगर बढ़ावा दिया जाए तो क्या किया जाए। ये भी क्वेश्चन मेंस में 70 BPSC और 2024 PCS में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कि जो है महिला श्रम बल भागीदारी को अगर बढ़ावा देना है तो महिला उद्यमिता शक्ति को उपयोग करना होगा। तो क्या करना होगा? तो कौशल विकास के अंतर्गत याद रखना जो है संकल्प लेना होगा, कुछ योजनाओं के तहत जो कायर विकास करना होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू करनी, जो शुरू किया गया उसके माध्यम से ऋण सहायता, क्रेडिट गारंटी योजना, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना और NCDC सहायता, ये जो है किया जाएगा तो महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है मार्केटिंग सहायता, पूर्ण सब्सिडी वाले जो है व्यापार मेले की में भागीदारी महिलाओं की हो जाएगी। महिला स्वामित्व वाले उद्यमों को समर्थन, जैसे औपचारिकता CPSE के द्वारा पढ़ने पर 3% आरक्षित और पूर्ण सब्सिडी वाले जो है प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए जो क्या किया जाएगा, तो रोजगार सृजन के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था का उपयोग करना है। ठीक है, तो वर्ष 2025 तक भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन
अमेरिकी डॉलर के पार करने का अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक डिजिटल कितना हो जाएगी, 1 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी। वर्ष 2029 और 30 तक गिग कार्य बल कितना हो जाएगा, 2.35 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। ये क्वेश्चन प्री में आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। वर्ष 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अगर देखा जाए रोजगार में जो है कितना, तो 1.2 मिलियन अनुमानित स्तर पहुंच गया है। और हाइड्रो पावर भारतीय नवीकरणीय क्षेत्र में जो है अगर देखा जाए तो लगभग जो 4,53,000 रोजगार सृजन करके पूरे विश्व में वैश्विक बाजार जो है रोजगार का 20% योगदान दे रहा है भारत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर आपका जो है अगर देखा जाए तो यह नया चैप्टर जोड़ा गया है, एआई युग में श्रम व्यवस्था क्या है, संकट आएगा एआई से या फिर उत्प्रेरक का काम होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है जो है मानव केंद्रित जो है स्वचालन का भविष्य क्या है, तो श्रम समृद्ध भारत के लिए एआई का उपयोग अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। अतीत में हुई प्रौद्योगिकी क्रांतियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन नहीं किए जाने की स्थिति में वह दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव सहित कष्टकारी हो सकती हैं। ये आपका क्या है, संकट हो सकता है। भारत के श्रम बाजारों के जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत, सक्षम बीमाकरण और प्रबंधनकारी संस्थाओं की आवश्यकता है, ठीक है। लंबे समय काल तक जो अनुकूलित सावधानीपूर्वक जो है परिनियोजन प्रयास सुनिश्चित करता है कि एआई श्रम को बढ़ावा दे और व्यापकता आधारित सामाजिक हित लाभ प्रदान करे, ये जरूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार जो है निजी क्षेत्र और अकादमिक जगत के बीच समन्वय प्रयासों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में काम ऐसा माहौल बने जिसमें एआई श्रम प्रतिस्थापक के बजाय श्रम संवर्धन बन सके। तो जो है एआई को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एआई के जो स्किल निर्धारण संबंधी चुनौतियां क्या हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अब यही क्वेश्चन मेंस में आपको देखा है, आपको मिलेगा 70 बीपीएससी में भी पूछा सकता है और यूपीपीसीएस में और आईएएस में भी पूछा सकता है, अदर पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है एआई के स्किल निर्धारण संबंधी क्या चुनौतियां भारत के सामने आएंगी, इन्हीं चुनौतियों को लिखना है। पहला है आपका स्वीकारता क्या है, सफलता को व्यवहारिक व्यापक रूप से अपनाए गए अनुप्रयोगों में परिवर्तन करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है क्योंकि एआई वर्तमान में प्रयोगात्मक और जो है असमान उपायों जो उपयोगिता को दर्शाता है। दूसरा, विश्वसनीयता क्या है, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए एआई की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वायत्त संवहन और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख उद्योगों में विफलता समस्या बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। अवसंरचना में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर एआई से संबंधित अवसंरचना में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है जिसमें डाटा सेंटर, डाटा को क्लीन करने संबंधी पाइपलाइन और जो है कंप्यूटरी जो है टेक्निकल संसाधन शामिल हैं। इसके अलावा संसाधन क्या हो सकते हैं, तो बड़े पैमाने पर सघन जो आपका संसाधन युक्त होते हैं जिसमें उच्च ऊर्जा खपत जो है हार्डवेयर और वित्त पोषण के लिए जो है दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता की आवश्यकता होती है जिसमें जो है धारणीयता नवाचार आवश्यकता हो सके। तो एआई को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट था एआई मैंने आर्थिक समीक्षा में पूरा बता दिया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हमारी इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।